हेलो ऑल, कैसा सब? होप तो सब फ्रेश मूड में और एकदम बढ़िया है। करेक्ट है, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स का थर्ड पार्ट। जैसे मैंने बताया था, मैथमेटिक्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तुम्हारा सब्जेक्ट। करेक्ट है, जो सब्जेक्ट है पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हमने मैथमेटिक्स देख लिया। अब हम देख रहे हैं इसका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, जो एग्जाम में आपको फेस करेगा। पूरा 40 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। करेक्ट है, तो स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट है एग्जाम में पूरा 40 मार्क्स के लिए दिखाई देगा। करेक्ट है, और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बच्चों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन है, वो ऐसा कि स्टैटिस्टिक्स में पूरी थियरी आती है 40 मार्क्स के लिए। बिल्कुल भी गलत है ये। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। थियरी आती है, थियरी कितने मार्क्स के लिए आएगी? 10 to 12 मार्क्स। या तो फिर पेपर जब डिफिकल्ट हो जाए तो थियरी और भी कम हो जाएगी, 8 to 10 मार्क्स। थियरी दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, पर 8 to 10 या 10 to 12 मार्क्स तक ही दिखेगा, उससे ज्यादा थियरी देखने नहीं मिलेगी हमको। करेक्ट है, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पार्ट्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 दैट इज statistical description of data। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये जो चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज, जहाँ पे थियरी आने वाली है। तो एमसीक्यूज में अगर थियरी क्वेश्चंस कहीं दिखाई दे आपको, तो 90% केस है, 90% आपको इसी चैप्टर में से थियरी दिखाई देगी। तो इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं। ये एक अच्छी बात, बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है। आज के प्रवचन को बस ध्यान से सुनते जाना है। हमको क्या करना है? ध्यान से सुनना है, ताकि हमको क्या है, इसमें बस थियरी को समझना है। थियरी क्या है वो समझना है। उसके बाद एमसीक्यूज बहुत ज्यादा सिंपल, बस समझ में आ गया एक बार क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें क्या होती है, बेसिक है बहुत, ऐसे कुछ डीप नॉलेज नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, समझ में आएगा। जैसे मैं बोलते जाऊँ वैसे वैसे नाम्स है, इसके लैंग्वेज जो है मेरे नोट्स में भी आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज किया तो इससे समझ में आ जाएगा जल्दी हमको। करेक्ट है, तो जैसे मैंने बताया ये चैप्टर आपको पर्टिकुलरली दिखाई देगा। दिस चैप्टर इज 8 to 10 मार्क्स और 12 मार्क्स, 8 to 10 to 12 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आएगा। और इस चैप्टर में से ओनली एंड ओनली थियरी, इस चैप्टर में से कोई भी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओनली थियरी आएगी, इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो बस प्रवचन को, लेक्चर को बाबूजी के ध्यान से सुनना है हमको कि आज क्या क्या बातें बोलने वाला हूँ। करेक्ट है, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, उसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ डेटा, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी, उसको मैंने बोला कि तू जा करके यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, देखो यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, इन ग्रुप ऑफ पीपल का मुझे सर्वे करना है, इन ग्रुप ऑफ पीपल का तुझे सर्वे करना है, ऐसा मैं इस आदमी को बोल रहा हूँ कुछ। करेक्ट है, तो मतलब ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे पीपल्स है इन ग्रुप। करेक्ट, तो इस आदमी को मैंने क्या बोला, बेटा तो वहां पे जा, उन आदमी के पास जा, उस ग्रुप में जा, वहां से वहां का सर्वे करके आ, वहां पे जाकर सर्वे करके, इन द सेंस क्या, वहां की इंफॉर्मेशन लेके आ। इंफॉर्मेशन इन द सेंस क्या, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करो। करेक्ट है, तो जानकारी अगर प्राप्त करनी है किसके बारे में, इस एग्जांपल में हम उन आदमियों के बारे में, उन ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, हम वहां पे जाकर उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करने वाले। करेक्ट है, दिस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है, अब ये जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आदमी को क्या करना पड़ेगा, वहां से उनका नॉलेज, वहां से उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस आदमी को इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। करेक्ट है, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन कैसे होगा, जब मैं कुछ बात करूंगा, जब वो जाके वहां पे कुछ पूछेगा, तब जाके उसको कुछ पता चलेगा उनके बारे में। अब कलेक्शन किस अगर हम इंफॉर्मेशन लेना है उन आदमियों के बारे में, सर्वे करना है, तो सर्वे किस बारे में कर रहे हैं, सपोज हम सर्वे कर रहे हैं हाइट ऑफ द मेंबर्स। करेक्ट है, तो उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सभी की हाइट क्या है, तो उन सभी की हाइट कैसे पता चलेगी, या तो मुझे मेजर करना पड़ेगा या तो फिर सभी को पूछना पड़ेगा। तो दैट इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में कुछ तो भी कम्युनिकेट किया जाएगा। करेक्ट है, तो कम्युनिकेशन से हमको क्या मिलेगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। करेक्ट है, तो उनके बारे में मतलब ही इंफॉर्मेशन कब मिलेगा, जब मैं उनसे कम्युनिकेट करूंगा तो मुझे कलेक्शन मिलेगा। करेक्ट है, मतलब ही मैं डेटा वहां से कलेक्ट करूंगा, तो उनसे बात करके मैं डेटा कलेक्ट किया,
करेक्ट है, उनसे बात किया मैंने और डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया। अब इस डेटा को क्या किया जाएगा, अब जब मैंने उनसे बात करके सभी का मैंने डेटा पूछ लिया, करेक्ट है, कि भैया आपकी हाइट क्या है, भैया आपकी हाइट क्या है, भैया आपकी हाइट क्या है, तो सभी का डेटा मुझे मिल गया। अब इस डेटा को सबकी हाइट्स मुझे पता चल गई कि नंबर 1 पर्सन ए जो है उसकी हाइट कुछ 5 फीट है, पर्सन बी जो है उसकी 5 फीट 2 इंचेस है, पर्सन सी जो है उसकी 4 फीट है। ऐसे करके हमने डेटा का सर्वे किया, वहां पे जाके कम्युनिकेट करके डेटा को कलेक्ट किया। अब इस डेटा को जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब मैं जाके आया पर मुझे ये जानकारी आप लोगों को देनी है, तो ये जानकारी जब मैं आप लोगों को दूंगा तो मैं किस फॉर्मेट में दे सकता, तो मतलब ही मुझे डेटा को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। मतलब डेटा में लेके आया, देखो ये हाइट है, देखो मैं जाके चेक करके आया, मैंने जाके ऐसे ही टाइम पास नहीं किया, करेक्ट है। वहां पे हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट ना, कभी भी डेटा जब कलेक्ट किया जाता है तो किस लिए किया जाता है, टाइम पास के लिए? बिल्कुल भी नहीं, उसके ऊपर स्टडी किया जाता है, इसलिए, करेक्ट है। तो डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को अब मैं जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब आप लोगों के सामने बता रहा हूं, तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे डेटा को, करेक्ट है। डेटा कलेक्शन के बाद क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इस रिप्रेजेंटेशन में क्या समझ में आएगा, मतलब भी मैंने डेटा को रिप्रेजेंट किया। डेटा रिप्रेजेंट का मतलब समझ में आया सबको? डेटा रिप्रेजेंट का मतलब ही हुआ, डेटा रिप्रेजेंट किया मतलब ही क्या किया, मैंने डेटा को आपके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट किया, मतलब किस फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंट होगा आपके सामने, डेटा आपको दिखाई देगा ग्राफ के फॉर्मेट में दिखाई दे सकता, ठीक है। ग्राफ में कुछ बनाऊंगा जहां पे आपको डेटा दिखाई देगा, या तो फिर मैं टेबल फॉर्मेट में बताऊंगा, टेबल बताऊंगा एक, जहां पे मैं लिखूंगा पर्सन ए उसकी हाइट 5 फीट, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी। एंड उसके बाद पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, सभी का मैंने हाइट यहाँ पे लिखते गए। तो इस फॉर्मेट में मैं डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के बाद क्या किया जाएगा, पहले तो डेटा का कलेक्शन हुआ, कम्युनिकेट किया, जाके डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब डेटा को कलेक्ट करने के बाद, उसका रिप्रेजेंट करने के बाद, अब इस डेटा को एनालाइज किया जाएगा। मतलब अच्छा हाँ, अब तुम क्या पढ़ेंगे, अच्छा हाँ इसकी हाइट 5 फीट है, अच्छा हाँ इसकी हाइट 6 फीट है, अच्छा ऐसा। तो ऐसा तुमने क्या किया, अभी डेटा को एनालाइज किया, मतलब डेटा लिया, डेटा कलेक्ट किया, रिप्रेजेंट किया, उसको पढ़ा। अभी तुमने उस डेटा को क्या किया, तुम उसको रीड करेंगे, क्या दिया है सर ने, ग्राफ दिया तो किस बारे में दिया है, टेबल बनाया तो किस बारे में, टेबल में क्या क्या लिखा है, मतलब ही तुमने एनालाइज किया, मतलब ही तुमने उसको चीजों को पढ़ा कि क्या दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एनालाइज द डेटा किया, करेक्ट है। अब एनालाइज करने के बाद, डेटा एनालाइज करने के बाद, जब तुमने ऐसे पढ़ा, अच्छा इसकी 5 फीट, अच्छा 6 फीट, अच्छा सर, तो फिर आपने जहाँ पे गए थे वहां पे तो सब ऐसे लोग हैं जहाँ पे सबकी हाइट 3 फीट से ज्यादा है। तो ये तुमने कब बोला, जब तुमने एनालाइज किया। सबसे पहला फिर से बोल रहा हूँ, डेटा कलेक्ट किया, डेटा को रिप्रेजेंट किया, उसको तुमने स्टडी किया कि इसका हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है। उसके बाद तुमने इसका अंदाजा लगाया, अंदाज लगाया इन द सेंस क्या, तुमने इसको इंटरप्रिट किया। इंटरप्रिट मतलब ही इसका रिजल्ट क्या मिला हमको, जो डेटा कलेक्ट किया था वहां से हमको ये समझ में आ रहा कि वहां पे जितने भी लोग थे वहां पे सभी की हाइट जो थी 3 फीट से ज्यादा थी, ऐसा कुछ तो भी इंटरप्रिटेशन। एक सिंपल एग्जांपल है जस्ट, करेक्ट ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट में इंटरप्रिट द डेटा। इंटरप्रिट मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ दी डेटा। तो दिस ऑल प्रोसेस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। इन्हीं सभी चीजों को बोला जाता स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करके उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन को फिर हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रिट किया जाता। तो दिस टर्म्स आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में इतना पूरा प्रोसीजर है, तब जाके स्टैटिस्टिक्स क्रिएट होता, करेक्ट है। अब स्टैटिस्टिक्स में इतना बेसिक हमको समझ में आता, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक ही काम करता है, क्या करता है, डेटा कलेक्ट, डेटा रिप्रेजेंट, डेटा एनालाइज, डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है बार बार यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ डेटा को यूज करता है, चाहे वो डेटा पास्ट का हो या फिर अभी करंट यूज का हो। पर स्टैटिस्टिक्स जब बनाया जाता है, उसका यूज जब होता तो डेटा रिलेटेड ही उसका यूज होता है, मतलब डेटा को लेके ही स्टैटिस्टिक्स बनता है, करेक्ट है। तो डेटा को मतलब, डेटा मतलब क्या हुआ, डेटा कैन बी रिफर्ड एज इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग। डेटा मतलब क्या, किसी चीज की जानकारी, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो डेटा मतलब क्या हुआ, किसी चीज की जानकारी। तो अभी हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइप आता है, सबसे पहले हमको डेटा समझ में आया। डेटा क्या होता है, डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी। इंफॉर्मेशन
मतलब ही उनके बारे में कुछ जानकारी हमने जब मिली या तो फिर हमने ली जा करके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेटा। डेटा कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन, देन उसका रिजल्ट मतलब ही इंटरप्रिटेशन। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज डेटा। अब डेटा के टाइप्स आते हैं, तो टाइप्स ऑफ डेटा आर वेरी मस्ट सिंपल एंड मोस्ट सिंपल। टाइप्स ऑफ डेटा नाम से ही समझ में आता, बस सुनना है आज की क्लास को। टाइप्स ऑफ डेटा। अब टाइप्स ऑफ डेटा में वेरी फर्स्ट टाइप में लिख रहा हूं, दैट इज प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा किसे बोला जाएगा? प्राइमरी डेटा वो होगा जो डेटा हमने खुद जाके मेहनत करके हमने खुद से डेटा कलेक्ट किया, हमने खुद जाकर के पर्सनली भी पर्सनली गो देयर, ठीक है, और वहां पे जाकर के हमको डेटा को कलेक्ट करना है। तो उस डेटा, जो डेटा, अब जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था, उस बंदे को बोला वहां पे जाओ, इतने लोग ऑफ इतने वहां पे पीपल्स है, वहां पे जाके उनका सर्वे करो। तो ये बंदा खुद वहां पे गया, ठीक है, वहां पे जाके इसने सर्वे किया, डेटा कलेक्शन किया, और ये जो डेटा मिला, इस डेटा को नाम दिया गया प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो जहां पे हम खुद जाकर के उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, खुद जाकर के, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का इन शॉर्ट एग्जांपल क्या होगा? सपोज मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं, तो किसी इंटरव्यू लेने के लिए तो क्या होगा, वो पर्सन जाएगा किसी के पास और उसके पास जाकर उनसे कम्युनिकेट करेगा और उनके बारे में जानकारी लेगा, करेक्ट है? तो वो क्या होगी? प्राइमरी डेटा। इतना बेसिक समझ में आया। सेकेंड इसमें आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंड टाइप सिंपल, सेकेंडरी डेटा। अब ये सेकेंडरी नाम से थोड़ा क्लिक होता, क्या होगा? सेकेंडरी डेटा वो होगा जब हम डेटा किसी के थ्रू प्राप्त करते हैं। मतलब क्या? डेटा किसी के थ्रू हमने यूज किया, डेटा जिस पे किसी ने काम कर चुका था वही डेटा हमने यूज किया, तो उस डेटा को नाम मिलेगा सेकेंडरी डेटा। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, तो न्यूज़पेपर जब तुम रीड कर रहे हो, मतलब डेटा मिल रहा है तुमको, वहां पे डेटा लिखा हुआ है, पूरा इंफॉर्मेशन है। न्यूज़पेपर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट डेटा। अब न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन तो है, न्यूज़पेपर में डेटा तो है, पर वो डेटा क्या तुमने कलेक्ट किया? बिल्कुल नहीं। किसी एडिटर ने, किसी न्यूज पर्सन ने, किसी जर्नलिस्ट ने जाके वो डेटा वहां से कलेक्ट किया, उसको तुम्हारे पेपर फॉर्म में प्रिंट किया और तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किया। समझ में आया अभी? तो डेटा उसने कलेक्ट किया और ये डेटा तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो। तुमने न्यूज़पेपर क्यों रीड किया? आज का डेली नॉलेज पता चल जाए, करंट अफेयर्स क्या है वो सब पता चल जाए, तो इसलिए तुमने ये जो डेटा यूज किया न्यूज़पेपर वाला, तुमने सेकेंडरी डेटा यूज किया। मतलब किसी ने डेटा पे काम किया था, वो डेटा यूज करके तुमने तुम्हारा नॉलेज बढ़ाया, उसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। सिंपल एग्जांपल न्यूज़पेपर ले लो, और एक एग्जांपल इंटरनेट। अब इंटरनेट पे तुम जाके गूगल करेंगे कुछ, तो भी गूगल करो शुभम अग्रवाल सर, वहां पे आएगा बेस्ट फैकल्टी, ठीक है? तो अभी क्या आएगा? जब तुमने गूगल किया, तो गूगल तुमने किया, तो तुम क्या बोलेंगे? सर ये तो मेरे प्राइमरी डेटा है। पर मैं बोलूंगा गलत, ये सेकेंडरी डेटा है। ये सेकेंडरी डेटा कैसे है? क्योंकि जब तुम गूगल पे कुछ भी सर्च करते, तो किसी ने तो भी उस आइटम पे, उस आर्टिकल पे सर्च किया होता है, उसको वो गूगल पे अपलोड करता है और वो डेटा तुम यूज करते हैं। भले ही तुम इंटरनेट पे जाके खुद जाके मेहनत करते, खुद जाके टाइप करेंगे, पर वो डेटा क्या होगा? सेकेंडरी डेटा। क्योंकि वो डेटा जो है किसी और ने कलेक्ट किया था, उसको अपलोड किया ऑन इंटरनेट, और वो तुम यूज कर रहे हैं तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हमने नाम क्या दिया? सेकेंडरी डेटा। दो टाइप्स नाम से समझ में आ गए क्लियरली। दिस आर द टाइप्स बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता, उसके टाइप्स हुए दो टाइप्स। प्राइमरी डेटा या तो खुद जाके कलेक्ट करो या तो दूसरे का उठाओ, करेक्ट है? ये और टाइप्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन कलेक्शन। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा। अब डेटा का नेचर बेस्ड, उसके ऊपर भी सिंपल है, टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा। वेरी फर्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डेटा। बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू थ्योरी, करेक्ट है? एग्जाम में इन चीजों पे आता है। अभी फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा कब होगा? क्वांटिटी मतलब ही क्या? कुछ तो भी नंबर्स है। अगर मैं पूछ रहा हूं, अगर किसी ने, घर वालों ने बोला जाके नीचे से शुगर लेके आओ, तो कितना क्वांटिटी में लाना है, कितने केजीज में लाना है, तो दैट इज नथिंग बट क्वांटिटी, मतलब ही नंबर्स। तो जब भी कभी डेटा हमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स बताता, जब कोई डेटा हमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स बताता है, मतलब ही क्या बोल रहा हूं मैं? सिंपल एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं 2010 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है? तो पॉपुलेशन थी 50%, या तो फिर पॉपुलेशन करोड़ में कुछ तो आएगी। तो अगर नंबर के बारे में डेटा जो हमको मिला
हमने क्या किया, हमने किसी को जाके उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। सपोज एग्जांपल मार्क्स ले लेते हैं, अगर किसी बच्चे को जाके, सिंपल एग्जांपल, बच्चे के पास जाके पूछो बेटा देखो कितने मार्क्स मिले मैथ्स में, तो वो बताएगा मार्क्स कितने मार्क्स मिले, 100 में से 80 मार्क्स, 100 में से 90 मार्क्स, ऐसे कुछ मार्क्स मिले। तो ये जो मार्क्स मिले वो न्यूमेरिकल नंबर्स में है, मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट बता रहा है, तो उसको हमने क्या दिया, क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको हम गिन सकते, जिसको हम मेजर कर सकते। करेक्ट है, दैट इज नथिंग बट क्वांटिटेटिव डेटा। और उसी का दूसरा नाम, क्वांटिटेटिव डेटा को बोला जाता वेरिएट, क्वांटिटेटिव डेटा को बोला जाता वेरिएट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी का दूसरा नाम होता है वेरिएट, या तो फिर इसी को वेरिएबल भी बोला जाता। तो क्वांटिटेटिव डेटा मतलब वेरिएट या तो वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड, जिनको गिन सकते। सेकंड इसमें आता है क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव नाम से समझ में आता कुछ, क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा ऐसा डेटा रहेगा जिसको हम बिल्कुल भी क्वांटिटी के फॉर्म में काउंट नहीं कर पाएंगे, जिसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, वो क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा उस पर्सन के बारे में, उस डेटा का क्वालिटी बताता है। ठीक है, अब क्वालिटी कैसे, क्या, अब सपोज मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, देयर आर टू बॉयज, वन बॉय इज वेरी फेयर, वन बॉय इज वेरी मच डार्क। ठीक है, तो वन बॉय इज वेरी फेयर, वन बॉय इज डार्क, तो अभी दोनों के भी फेयरनेस एंड डार्कनेस हम मेजर करते हैं। ये अभी सिस्टम है जो अगर तुमने टीवी वगैरह पे एडवर्टीजमेंट देखेगी, वो स्केल रहता है, कौन सा, स्किन कलर स्केल, ऐसा कुछ तो होता है, वो फेयर एंड लवली के एड में देखा था मैंने भी, तो वहां पे समझ में आता। तो मतलब क्या, हम बेसिक क्या बोल सकते हैं कि ये लड़का जो है वो 10 काला है, ये लड़का जो है वो 5 गोरा है, ऐसा बोल सकते हैं? कभी कभी भी नहीं। हम क्या बोलेंगे, ही इज मोर फेयर देन द अदर पर्सन, ऐसा बोलेंगे, ही इज मोर फेयर देन द अदर पर्सन, या तो फिर हम बोलेंगे ही इज फेयर, ही इज डार्क, सिर्फ इतना ही बोलेंगे। करेक्ट है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता, क्वालिटेटिव डेटा उस चीज का क्वालिटी बताता है। करेक्ट है, सिंपल दूसरा एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं जेंडर ऑफ द पर्संस, या तो फिर जेंडर ऑफ अ बेबी, तो जेंडर ऑफ अ बेबी क्या होगा, या तो फिर मेल या तो फिर फीमेल, आइदर ही मस्ट बी अ बॉय और आइदर शी मस्ट बी अ गर्ल। तो बॉय है या गर्ल है, सिर्फ इतना ही बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, बॉय या तो गर्ल, तो वो क्या होगा हमारा क्वालिटेटिव डेटा। डेटा समझ में आया बेसिक। और एक एग्जांपल, नेशनलिटी। अब अपनी नेशनलिटी क्या है, इंडियन, वी ऑल आर इंडियन। अब नेशनलिटी इंडियन है, उसका हम लिख सकते हैं हम सिर्फ 10% इंडियन है, बाकी हम ये नहीं है, तो फिर वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव में। इन नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव डेटा। करेक्ट है, इसी में फिर थर्ड, अच्छा, क्वालिटेटिव डेटा को दूसरा नाम दिया जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका नाम होता है एट्रीब्यूट्स, उसको बोला जाता एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एंड इसमें अभी हम थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट जगह क्वांटिटेटिव, थर्ड जगह क्वालिटेटिव, थर्ड देखेंगे अभी क्रोनोलॉजिकल डेटा। क्रोनोलॉजिकल डेटा, क्रोनोलॉजिकल को दूसरा नाम देता मैं टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा। जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका दूसरा नाम, तो ये दूसरे नाम सभी को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्रोनोलॉजिकल या तो टाइम सीरीज डेटा, नाम से ही समझ में आ जाता, जो डेटा टाइम के अकॉर्डिंगली कलेक्ट किया गया, टाइम अकॉर्डिंगली डेटा मिला। मतलब ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन इन 2005, इन 2005 इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 15%। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन 15% से इंक्रीज हो गई, ये हमने डेटा कलेक्ट किया। करेक्ट है, देन 2006 में इंडिया की पॉपुलेशन जो है 20% से इंक्रीज हो गई। करेक्ट है, देन 2007 में इंडिया की पॉपुलेशन जो है 18% से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा, डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं हम, दैट इज बीइंग कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ईयर, अकॉर्डिंग टू द टाइम, उसी को बोला जाता क्रोनोलॉजिकल या तो फिर टाइम सीरीज डेटा। जो डेटा हमने कलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू दी टाइम, टाइम बोलो या क्रोनोलॉजिकल बोलो एक ही बात है, मतलब हर साल जाके या तो फिर हर महीने का डेटा लिया तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल या तो टाइम सीरीज डेटा। नाम से समझ में आता। फोर्थ इसमें आता है, फोर्थ टाइप, दैट इज, फोर्थ टाइप का नाम है ज्योग्राफिकल डेटा। ज्योग्राफिकल डेटा, ज्योग्राफिकल का दूसरा नाम आता स्पेटियल डेटा, स्पेटियल डेटा या तो फिर स्पेशियल बोलेंगे इसको, स्पेटियल ही बोला जाता है, स्पेटियल, SPATIAL, स्पेटियल डेटा।
अब स्पेटियल डेटा या तो फिर जोग्राफिकल डेटा, जोग्राफिकल डेटा मतलब क्या, जो डेटा जो कलेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब क्या, ज्योग्राफी हमने पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी क्या, ज्योग्राफी मतलब जगह के अनुसार, मतलब क्या, किसी जगह का डेटा कलेक्ट किया हमने, जगह के अनुसार डेटा को कलेक्ट किया, करेक्ट है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ पुणे, सपोज मैं बात कर रहा हूँ मुंबई, सपोज मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली, सपोज मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका, सपोज मैं बात कर रहा हूँ साउथ साइड। तो हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू दी स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू दी सिटीज, अकॉर्डिंग टू दी एरिया। तो एरिया के अकॉर्डिंग जब डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल डेटा। सिंपल एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सीए स्टूडेंट्स इन पुणे कितने हैं, वो आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सीए स्टूडेंट्स इन पुणे इज 100, नंबर ऑफ सीए स्टूडेंट्स इन मुंबई इज 120, नंबर ऑफ सीए स्टूडेंट्स इन दिल्ली इज 200। सपोज एग्जांपल लिया, तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा, तो यहां से ये समझ में आता कि ज्योग्राफिकल डेटा मिलता मतलब ही एरिया के अनुसार, जो डेटा मिला है वो एरिया के साथ मिला, मतलब पुणे में कितना, मुंबई में कितना, दिल्ली में कितना। तो जब डेटा कलेक्ट किया गया अकॉर्डिंग टू द एरिया, तो उसका हमने नाम क्या दिया, ज्योग्राफिकल डेटा। होप से समझ में आया ज्योग्राफिकल डेटा, करेक्ट है। तो ये यहीं पे हमारे टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो खत्म हुए। एक था क्वांटिटेटिव, देन आया क्वालिटेटिव, देन आया टाइम सीरीज मतलब क्रोनोलॉजिकल, देन आया ज्योग्राफिकल डेटा। और स्टार्टिंग में जो दो पढ़े थे, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देखो नाम जब तुम सुन रहे हो चीजों को तुम समझ रहे हो, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है जब तुम ध्यान से सुनोगे इसको, करेक्ट है। एंड डेटा को जब हम कलेक्शन, जब हम यूज करते हैं तो डेटा और भी दो फॉर्मेट में दिखाई देता। क्वांटिटेटिव डेटा जो है, जो हम नंबर्स फॉर्मेट में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो और भी दो फॉर्मेट में दिखाई देता। वो सिंपल है, क्या है, सपोज एक आता है उसमें डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा नाम से ना समझ में आ जाए पर अभी देखना समझ में आ जाएगा। डिस्क्रीट डेटा जो होता, डिस्क्रीट डेटा ऐसा है जो each variable has exactly one value, each variable has exactly one value। सपोज हमने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए इज इक्वल टू 40 मार्क्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी इज इक्वल टू 35, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट सी इज इक्वल टू 42। मतलब ईच वेरिएबल, ईच स्टूडेंट को ईच मार्क, एक स्टूडेंट को एक मार्क का डेटा इस फॉर्मेट में दिया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट डेटा। ईच वेरिएबल हैज एग्जैक्टली वन वैल्यू। और इसी तरह अगर मैं सेकंड बोल रहा हूं, दैट इज कंटिन्यूअस डेटा। अब कंटिन्यूअस डेटा सर मतलब क्या, अब कंटिन्यूअस डेटा में ये समझ में आएगा जब हमको डेटा इस फॉर्मेट में दिया। कैसे, सपोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए लाइज बिटवीन 35 and 45, marks of student B lies between 30 and 40, and marks of student C lies between 40 and 45। मतलब ही डेटा जो हमको दिया वो किस फॉर्मेट में दिया, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में दिया। तो इस टाइप को बोला जाता है कंटिन्यूअस डेटा। मतलब डेटा जो है एक वैल्यू, एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू नहीं होता, एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू, उसको हम नाम दिया था डिस्क्रीट डेटा। बेसिक समझ में आया, डिस्क्रीट डेटा वो क्या रहता है एंड कंटिन्यूअस डेटा क्या रहता है, करेक्ट है। अब डेटा तो समझ में आया। देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, या तो खुद जाके कलेक्ट करो या तो किसी को भेजो। उसके बाद डेटा कैसे, कौन से टाइप्स का होता है, ज्योग्राफिकल डेटा, टाइम सीरीज डेटा। फिर उसके बाद देखा हमने क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब समझ में आया। अब डेटा को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मैंने जाके सर्वे किया, अब उसका रिजल्ट मैं तुम लोगों के सामने दे रहा हूं, अब उसका रिजल्ट मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। तो जब मैं तुम लोगों को इसका रिजल्ट दे रहा हूं, तो रिजल्ट इन द सेंस वो डेटा कलेक्ट करके मैं तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो रिप्रेजेंटेशन के टाइप से, रिप्रेजेंटेशन के टाइप से कुछ अब हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब डेटा को कितने टाइप्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते। अब टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में वेरी फर्स्ट टाइप आता है, दैट इज टेक्सचुअल डेटा। वेरी फर्स्ट टाइप उसका टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, उसका नाम देते हैं टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। अब टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, जब कभी डेटा हमको पैराग्राफ फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स का यूज करके डेटा जब प्रेजेंट किया जाता, उसको बोला जाता है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये क्या, हमने जाके देखा कि किसकी हाइट, सब वही एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट वाला। तो हमने जाके एक आदमी ने जाके सर्वे किया कि हाइट्स क्या है, तो उसने भी टेक्सचर फॉर्म में दिया, टेक्सचुअल फॉर्म में दिया, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में दिया। पैराग्राफ फॉर्म में वो क्या लिखेगा, वो ऐसा लिखेगा, हाइट ऑफ मिस्टर
A is 4 feet which is less than 3 feet, sorry, which is less, हमेशा लिख देते, which is less than height of Mr. B whose height is 6 feet. समझ आ रहा? ऐसा कुछ लिखा, मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेट में बनेंगे, तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को बोला था टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। तो अब टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन जो है ये बहुत ही डल टाइप है, मतलब ये बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं। अब सिंपल बताना, जब तुम जाएंगे डेटा कलेक्ट करेंगे तो तुम इतना टेक्सचुअली रिप्रेजेंट करना सोचेंगे, या तो फिर उसको तुम क्या करेंगे, एक टेबल बनाओ अच्छे से, टेबल में नाम लिखो, उसकी हाइट लिखो, इसका नाम लिखो, इसकी हाइट लिखो, इसका नाम लिखो, इसकी हाइट लिखो, आगे ना आसानी से। तो क्या होता है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा यूज नहीं होता, बट इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप। सिंपलेस्ट कैसे हुआ सर, इतना लिखना पड़ रहा है, सिंपल कैसे हुआ? ये सिंपल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का बेसिक नॉलेज भी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस हमने डेटा को पढ़ना है, उसके हिसाब से हमको उसको इंटरप्रेट करना है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे बहुत सिंपल है पर उतना ही डल है, टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा है यहाँ पे, करेक्ट है। और टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत ही डिटेल में लिखा जाता है, क्योंकि हम लिख रहे तो बहुत डिटेल में लिखते हैं उसको, तो इसलिए डिटेल प्रेजेंटेशन भी होता, करेक्ट है। सेकेंड टाइप इसमें आता है, दैट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मतलब ही डेटा को हमने टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। डेटा को अगर हमने टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, उसको हमने क्या दिया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब डेटा अगर टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करे, मतलब ये सपोज मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा नेम ऑफ द पर्सन, यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइट ऑफ द पर्सन, और ये नेम क्या होगा, हाइट, एंड सपोज मैं वेट भी ले रहा हूँ। सपोज हमने दो चीजों का कलेक्शन किया, तो अभी नेम क्या है, सपोज ए, ये बी, ये सी, इसकी हाइट 5, इसकी 6, इसकी 5.6, इनका वेट 40, इसका 60, इसका 50 kgs। सपोज इतना डेटा हमने देखो अभी दे दिया मैंने टेबुलर फॉर्मेट में, एकदम सिंपल, ये इतने जल्दी लिख दिया डेटा जब कलेक्ट किया था। और अगर डेटा कलेक्ट करके अगर मुझे टेक्सचुअल फॉर्मेट लिखना था, ईच एंड एवरी का मैं सेंटेंस लिखता था, बहुत बड़ा होता था पैराग्राफ फॉर्मेट में वो, करेक्ट है। अब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी। टेबुलर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ऊपर हमको देना पड़ता है इस टेबल का नंबर। तो टेबल नंबर जो है सबसे ऊपर दिया जाता कि टेबल नंबर क्या है, तो टेबल का एक नंबर दिया जाता कि ये टेबल है, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करेंगे, बुक्स में लिखेंगे तो बहुत सारे टेबल्स बनते हैं, तो टेबल को, ईच एंड एवरी टेबल को एक नंबर दिया जाता है, फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, ऐसे कुछ भी नंबर्स दिए जाते हैं। तो टेबल नंबर सबसे टॉप में लिखा जाता है। अब टेबल नंबर के बाद आता है उसका हेडिंग। अब हेडिंग क्या रहेगा, हेडिंग इज जो जिस बारे में डेटा कलेक्ट किया है, तो मतलब उसका टाइटल। तो टाइटल यहाँ पे जब मैं दे रहा हूँ, तो टाइटल यहाँ पे मैं क्या दूंगा, टाइटल मतलब हेडिंग में दे दूंगा कलेक्शन, या तो फिर सर्वे ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वेट एंड हाइट, फॉर देयर वेट एंड हाइट। तो हाइट एंड वेट का कैलकुलेट करने के लिए एक सर्वे किया था, उसका हमने टाइटल दे दिया कि डेटा किस बारे में है, डेटा हाइट और वेट ऑफ सम ग्रुप ऑफ पीपल, करेक्ट है। देन उसमें आता है हेड नोट, हेड नोट। अब इसमें आता है नेक्स्ट हेड नोट। हेड नोट जो है वो डेट, पहले टेबल नंबर आता है, फिर टाइटल आएगा, मतलब ये हेडिंग, फिर उसके नीचे लिखेंगे हम हेड नोट। एक हेड नोट होता है, हेड नोट मतलब ही क्या, सपोज हम डेटा, इस जो डेटा है इस बारे में हमको कुछ बताना है इनको, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमने ये जो डेटा कलेक्ट किया, ये डेटा कलेक्ट किया ओनली ऑफ अडल्ट पीपल। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हमने डेटा सिर्फ अडल्ट पीपल्स का कैलकुलेट किया है, चिल्ड्रंस का हमने डेटा नहीं किया, डेटा का सर्वे नहीं किया चिल्ड्रंस का, तो यहाँ पे हम नोट में क्या लिखना चाहिए, वहां पे हम नोट लिखेंगे, जो फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द डेटा ओनली ऑफ अडल्ट पीपल। मतलब सामने वाले को पूरी तरह से तुमने क्लैरिफाई कर दिया कि यहाँ पे ये जो डेटा है ये चिल्ड्रन का डेटा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अडल्ट का डेटा है। तो ये हेड नोट ऊपर दिया जाता है, जब इसलिए इसको बोलते हैं हेड नोट, टेबल के ऊपर, करेक्ट है। ज्यादा इसमें कैप्शंस एंड स्टब्स। कैप्शंस एंड स्टब्स किसको बोला जाता, बहुत सिंपल है, देखना नाम अलग है पर ये सिंपल है। ये जो टर्म्स है, द टर्म्स विच आर इन रो, तो उसको हम बोलते हैं कैप्शंस, उसको नाम दिया जाता कैप्शंस, ठीक है। एंड इन कॉलम वाले टर्म्स को नाम दिया जाता, इनको बोला जाता स्टब्स, इनको बोला जाता है स्टब्स। इनको बस नाम दिया गया ऐसे ही, ऊपर दिया जाता कैप्शंस, नीचे है स्टब्स, करेक्ट है। देन आता है इसमें बॉडी ऑफ द टेबल।
अब बॉडी ऑफ द टेबल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बॉडी ऑफ द टेबल क्या है, दिस पार्ट, दिस होल पार्ट, जिसको यूज हाथ नहीं लगाया अभी तक, जो मेन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कलेक्शन अगर किया, सर्वे अगर किया, किसका किया, इन्हीं चीजों का किया, तो इसी को नाम क्या दिया हमने, कलेक्शन, सॉरी, बॉडी ऑफ द डेटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, करेक्ट है। उसके बाद आता है फुट नोट। फुट नोट ऐसा नोट जो टेबल के नीचे लिखा जाता है, टेबल के नीचे भी अगर कोई नोट देना है किसी को तो वो नोट नीचे भी लिखा है, तो उस नोट को हम बोलेंगे फुट नोट, करेक्ट है। एंड लास्ट में आता है इसमें सोर्सेस, हम लास्ट में यहाँ पे सोर्सेस भी लिखते हैं कई बार। तो सोर्सेस क्या होता है, सोर्सेस इज नथिंग बट कहां से डेटा तुमने कलेक्ट किया। अब डेटा तुमने ये जो कलेक्ट किया हाइट एंड वेट, या तो तुम पर्सनल डेटा रहेगा तो वहां पे कुछ सोर्स नहीं हुआ, पर अगर तुमने बोला मैंने इंटरनेट पे जाके चेक किया, या तो तुमने न्यूज़पेपर का यूज किया, तो न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर यूज किया, तो यहाँ पे सोर्स आएगा। सोर्स क्या, टाइम्स ऑफ पुणे, सपोज टाइम्स ऑफ पुणे न्यूज़पेपर है, तो वहां से तुमने, तो न्यूज़पेपर, तो फिर इंटरनेट, इंटरनेट में गूगल, ये सब चीजें जो है वहां से डेटा कलेक्ट किया। तो डेटा का कलेक्शन क्या है, कौन सा सोर्स है, वो हम लिखते हैं, तो वो होता है सोर्स ऑफ डेटा। तो बेसिक सबको समझ में आए। टेबुलर में क्या क्या नया पढ़ना है, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट बोले तो ऊपर, देन कैप्शंस क्या होता, स्टब्स क्या होता, उसके बाद बॉडी ऑफ द टेबल, एंड देन नोट एंड फुट नोट एंड दी सोर्सेज, करेक्ट है। सबको समझ में आया। इसके बाद अभी हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक था टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, एक और टेबुलर। थर्ड टाइप दैट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, अभी ऊपर जो हमने देखा उसके फायदे क्या और उसके नुकसान क्या। अब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का फायदा ऐसा कि ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है, ठीक है। सेकंड, इसमें तकलीफ क्या है ये मेथड यूज करने को, इस मेथड को यूज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स इन द सेंस क्या, रोज एंड कॉलम्स को रीड करते आना चाहिए। ये कॉलम का टाइटल ऐसा है तो कॉलम का आगे का डेटा जो है वो कैसा रहेगा, रो का डेटा, रो का हेडिंग ऐसा है तो रो का डेटा है वो किस बारे में बात कर रहा है, वो तुमको अभी पता है इसलिए तुमको ये सिंपल लग रहा। पर अगर कोई होता है जिसको नहीं पता तो वहां पे उसको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके वो डेटा को यूज कर पाएगा। तो अगर सामने वाले स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं तो डेटा यूज नहीं कर पाएगा, मतलब ये डेटा वहां पे थोड़ी दिक्कत देता है। पर है बहुत ज्यादा सिंपल और मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डेटा, करेक्ट, टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर। अब हम पढ़ने आ रहे हैं फिर डायग्रामेटिक। सर फिर डायग्रामेटिक क्यों पढ़े, डायग्रामेटिक इज द मोस्ट अट्रैक्टिव वे, मतलब ये अट्रैक्टिव वे ऑफ डेटा, डेटा को अगर अनोखे तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम तो टेक्सचुअल हुआ, रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग टेबुलर हुआ, पर हम क्या करेंगे डायग्रामेटिक, हम डायग्राम्स बनाएंगे। डायग्राम्स बनाएंगे इन द सेंस क्या मैं बनाऊंगा यहाँ पे टेबल, करेक्ट है, तो सॉरी ग्राफ बनाऊंगा। अगर इस ग्राफ को मैं इस तरफ फॉर्मेट में कुछ बताऊं तो एक कुछ ग्राफ फॉर्मेट में डेटा दे दिया, करेक्ट है। या तो फिर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ एक पाई, मतलब ही चलो ग्राफ फॉर्मेट ही अभी समझते हैं। या तो फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसका, देखो अभी डायग्रामेटिक में भी तीन आते हैं। डायग्रामेटिक में एक आता है सबसे फर्स्ट, दैट इज लाइन। ये जो बनाया मैंने, सपोज ये लाइन के बारे में है, जहां पे हमने लाइंस को यूज करके डायग्रामेटिक फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट किया। सेकंड इसमें आता है दैट इज बार ग्राफ, बार डायग्राम्स, उसको हम बोलेंगे बार डायग्राम्स। एक था लाइन डायग्राम्स, दूसरा होगा बार डायग्राम। अब बार डायग्राम्स में ग्राफ कैसे बनेगा, उसमें बार्स बनेंगे कुछ, सपोज ये एक हुआ, फिर ये एक होगा, फिर ये एक होगा, फिर अगेन कुछ होगा। तो हमने क्या किया, हमने जाके डेटा कलेक्ट किया, उनको बार डायग्राम्स में जब हमने प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया, उसको हम बोलेंगे बार डायग्राम्स। एंड थर्ड इसमें आता है दैट इज पाई डायग्राम। थर्ड आएगा इसमें पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में क्या करेंगे हम, पाई डायग्राम में एक अच्छे से सर्कल बनेंगे, ये याद सबको किया रहेगा 10th में। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाके डेटा कलेक्शन, ये हमने किया था जहाँ पे हमने लिखा था कि यहाँ पे 10% ऑफ व्हीट मिलता, यहाँ पे 40% जो है राइस प्रोड्यूस किया जाता, अदर पल्सेस आर प्रोड्यूस्ड आल्सो। ये सब याद किया था 10th स्टैंडर्ड में। तो इस डायग्राम को मतलब क्या किया, डेटा कलेक्ट किया कि इस एरिया में कौन से पल्सेस कितने परसेंटेज में जनरेट किए जाते, कितने परसेंटेज में मैन्युफैक्चर किए जाते, कितने परसेंटेज में एग्रीगेट मतलब एग्रीकल्चर कितने परसेंटेज में किया जाता। तो उस फॉर्मेट को हमने पाई डायग्राम से दिया, तो अट्रैक्टिव वे भी हुआ, सिंपल वे भी हुआ, करेक्ट है ये,
करेक्ट। पर अभी जैसे बार डायग्राम की बात की तो बार डायग्राम सबको पढ़ने नहीं आएगा कि उसका मतलब क्या है, तो वहाँ पे थोड़ा रिप्रेजेंटेशन सिंपल है, अट्रैक्टिव है, पर उसको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल और इसको बनाने में थोड़ा सा मुश्किल है। करेक्ट है। तो बेसिक समझ में आया रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है डेटा का। तो अभी तक हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट कैसे किया, डेटा का टाइप्स क्या क्या है, उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते कैसा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार डेफिनेशन देखो, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, सेम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, एंड रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो पूरे लोगों में कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी में बांटा गया रहता टू एन इंडिविजुअल वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यूज। In other words, it can be termed as arrangement of ordered array. Arrangement of ordered array so that data are written along with their frequencies. तो डेटा को फ्रीक्वेंसी के साथ में लिखना मतलब ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कुछ चीजें पढ़नी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता ही उसकी कुछ टर्म्स। तो वेरी फर्स्ट ये टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट लिख रहा हूं मैं क्लास लिमिट, मतलब ही क्या, डेटा मुझे इस फॉर्मेट में दिया कि 10 to 20 जो है ये इसके बीच में मार्क्स मिले हैं 40 बच्चों को। देखो 20 to 40 जो है 20 to 30 लिखता हूँ, 20 to 30 मार्क्स मिले हैं, 20 to 30 मार्क्स मिले हैं सपोज 35 स्टूडेंट्स को, देन 30 to 40 मार्क्स मिले हैं 20 स्टूडेंट्स को, एंड 40 to 50 मार्क्स मिले हैं सपोज मैं बोल रहा हूँ 25 स्टूडेंट्स को। ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है। तो डेटा जब दिया इस फॉर्मेट में जहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी, ये जो टर्म्स लिखा है मैंने, दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सर क्यों बोला आपने इनको, क्योंकि कितने लोगों कितने मार्क्स, मतलब इतने मार्क्स कितने लोग, इतने मार्क्स कितने लोग, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी बोले तो उनके नंबर्स है। करेक्ट है। अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी फर्स्ट, दैट इज क्लास लिमिट। क्या होता, अब क्लास लिमिट मतलब ही क्लास लिमिट में दो आते हैं, एक आता है अपर क्लास लिमिट, एक होता है लोअर क्लास लिमिट। सबसे पहली बात, ये जो टर्म्स है इन टर्म्स को बोला था क्लास। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, देयर आर 4 क्लास। अभी 4 क्लास में अगर मैं 10 की बात कर रहा हूं तो क्लास 1 में अगर मैं 10 की बात कर रहा हूं तो क्लास 1 में 10 is known as the lower class limit. It is known as the lower class limit. उसको बोला जाता है LCL. And upper class limit is 20. Upper class limit is 20 for the class 1. अगर क्लास 3 की बात कर रहा हूँ सपोज ये क्लास, तो इसमें 30 is the lower class limit, 40 is upper class limit. बेसिक समझ में आया। तो क्लास लिमिट का मतलब समझ में आया। अब देखते हैं हम क्लास बाउंड्री क्या होता है। सेकेंड, that is class boundary. क्लास बाउंड्री देखना, नोट सब रेफर करना, क्या दिया है उसमें, द एक्चुअल लिमिट्स ऑफ द क्लास इज नोन एज द क्लास बाउंड्री. इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी, इट इज द टू एंड्स ऑफ द क्लास आफ्टर मेकिंग इट कंटिन्यूअस टाइप. करेक्ट है. मतलब ही सपोज मुझे डेटा इस फॉर्मेट में दे दिया, 10 to 20 मार्क्स जो है वो 40 स्टूडेंट्स को है, एंड 25 से लेकर 35 जो है, करेक्ट है, सपोज तो 15, मतलब ऐसा डेटा दिया 10 to 20, 25 to, मैं ऐसा लेना था, एक सिंपल काम करते हैं, मैं ऐसा ले दूं 30 to 40, 40 to 50. तो अभी ऐसे बच्चे जिनको 20 to 30 के बीच में मार्क्स मिले वो कहाँ गए, तो वो बच्चे, उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को कंटिन्यूस क्लास में डालना पड़ेगा. मतलब ही हमको क्या करना पड़ेगा, 20 के आगे 25 तक जाना पड़ेगा, 30 को 35 पे लाना पड़ेगा. सिंपल एग्जांपल, मतलब इसको कंटिन्यूस बनाना है. देखो 20 और 30 के बीच में गैप है, तो क्या बोलेंगे एक दूसरे को, वो बोलेगा तू थोड़ा पीछे आ, बोलेगा तू थोड़ा आ गया, ऐसा झगड़े करेंगे. तो क्या करेंगे, दोनों समझौता करेंगे और दोनों भी आधा आधा पास में आ जाएंगे. मतलब कि क्या, 20 को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, 30 को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा. तो जब दोनों ने आगे पीछे गए तो 20 थोड़ा आगे गया तो कितना आगे जाएगा, 5 आगे जाएगा. दोनों को एक साथ जाना है, तो एक एक स्टेप दोनों आगे गए, तो पता चला 20 25 पे आके रुक गया, और 30 जो है वो थोड़ा पीछे आया, वो भी 25 पे आके रुक गया. मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 20 में +5 कर दिया एंड 30 में -5 कर दिया, तो मिल गया मुझे यहाँ पे 25, यहाँ पे मिला
25 to 40 सपोज, और ये था 10। अब देखा वहां पे डिस्टेंस कम हुआ, तो फिर इन टर्म्स को बोलता है क्लास बाउंड्रीज, करेक्ट है, जहाँ पे हमको कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना है चीजों। देन आता है क्लास विड्थ। अब क्लास विड्थ क्या हो गया, फोर्थ टर्म ना, यस फोर्थ टर्म हम पढ़ रहे, सॉरी थर्ड टर्म हम पढ़ रहे, व्हाट इज क्लास विड्थ, थर्ड टर्म क्लास विड्थ। अब ये क्लास विड्थ का मतलब क्या है, क्लास विड्थ मतलब ही उसका, देखो अभी जैसे मैंने डेटा दिया था 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये क्लास का दिया। अब क्लास की विड्थ क्या है, क्लास की विड्थ इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर दिया, मतलब ही क्या 20 माइनस 10, फॉर क्लास 1 की बात कर रहा हूं तो कितना आएगा 10, तो 10 इज नोन एज दी क्लास विड्थ। सेकेंड क्लास की अगर बात कर रहा हूं तो 30 माइनस 20 आ जाएगा अगेन 10, तो क्लास विड्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्लास की विड्थ कितनी है 10, तो इट इज नोन एज क्लास विड्थ, जहां पे अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर दिया तो मिल जाता क्लास विड्थ। सिंपल है ये टर्म्स, करेक्ट। नेक्स्ट है मिड पॉइंट, फोर्थ आ रहा है इसमें मिड पॉइंट। अगर मैं एक क्लास की बात कर रहा हूं, अगर क्लास दिया हमें दैट इज 10 to 20, तो 10 to 20 क्लास में मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, करेक्ट है। तो सॉरी 20 प्लस 10, तो ये क्या आ जाएगा अपर क्लास लिमिट, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 कर दिया तो क्या मिलेगा, देखना 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 विच विल बी 30 बाय 2, मतलब भी 15, 15 इसका क्या मिला मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आता निकलने क्लास का भी सभी को, सिंपल है, करेक्ट। फिफ्थ टर्म आता है इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अच्छे से एग्जांपल लिखते हैं हम, ठीक है। अगर क्लास दिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और इनके फ्रीक्वेंसी दिया कुछ सपोज 4, 3, 2, 6, 8, ऐसे कुछ इनकी फ्रीक्वेंसी दिया। अब ये फ्रीक्वेंसी देख के हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन शॉर्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। मतलब ही मैं अगर फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहा हूँ फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या होगा 4 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ एफ, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एन, और कैपिटल एन देखना कितना आ रहा है 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 6 15 प्लस 8 23, ठीक है, तो 23, तो 4 डिवाइड बाय 23 ये मिला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास का क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 23, 3 is the frequency and 23 is the total frequency। तो relative frequency क्या है, it is the formula याद करना पड़ेगा frequency upon total frequency। अब ये क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 23, 6 डिवाइड बाय 23, 8 डिवाइड बाय 23, ये जो आएगा ये आंसर आएगा पॉइंट्स में। देखो कैलसी पे अगर करना है तो मैं आंसर करके दिखाता हूँ। नेट 4 डिवाइड बाय 23 किया मैंने, तो 4 डिवाइड बाय 23 आंसर आ रहा है मेरे पास 0.1739। इसका कोई भी आंसर निकल सब पॉइंट्स में आएगा। 3 डिवाइड बाय 23 किया तो कितना आ रहा है 0.1304, और सभी टर्म्स जो है पॉइंट्स में आएंगे। तो ये पॉइंट्स में क्या आती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर यही पे तुमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल दिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल दिया, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आने वाला है 1। बेसिक समझ में आता है, देखो 4/23 प्लस 3/23 प्लस 2/23 प्लस 6/23 प्लस 8/23, यही कर रहे हैं ना हम ऐड, तो कितना आएगा 23/23 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। सो द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास कैन बी between 0 and 1, क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है 0 के नीचे नहीं जाएगा, तो हमेशा, और 1 तो टोटल हुआ, तो ईच एंड एवरी क्लास का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 0 से लेकर 1 के बीच में लाया करेगा। समझ में आया, ये टर्म्स आते हैं एग्जाम में। अभी तुम सुन रहे सिंपल लग रहा है तुमको, सही है ना, करेक्ट। देन आता है इसमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मतलब भी क्या,
जब हमने देखो इसमें दिया क्या है, व्हेन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आया था 0.1739 इनटू 100 कर दिया, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, नया नाम दे दो इसको, दैट इज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो समझ में आ रहा, बहुत सिंपल टर्म्स है, करेक्ट। एंड नाउ इसमें आता है देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, नेक्स्ट टर्म, अच्छा टर्म, फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी क्या है सर, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एक बार रीड करो सब बुक में क्या दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द करस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ, मतलब क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्लास की फ्रीक्वेंसी है 4, उस फ्रीक्वेंसी के लिए क्लास का विड्थ कितना है, क्लास का विड्थ है 10। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमने क्या किया फिर अभी यहाँ पे क्लास की फ्रीक्वेंसी है सपोज 4 अपॉन 10, तो ये हमको क्या मिला, ये हमको मिला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपॉन दी क्लास विड्थ, करेक्ट है, ये मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एंड इसमें आता है ओपन एंडेड क्लासेस, ओपन एंडेड क्लासेस, ओपन एंडेड क्लासेस किसको बोला जाता, जब सपोज मैं स्टार्टिंग में दे रहा हूं, मैं ऐसे दे रहा हूं लेस देन 10, then 10 to 20, then 20 to 30, then 30 to 40, then more than 40, तो लास्ट में क्या लिख रहा हूं मैं, लास्ट वाला लिख रहा हूं मोर देन 40। तो जब स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं है, फर्स्ट क्लास के लिए लोअर लिमिट नहीं है, लास्ट क्लास के लिए अपर लिमिट नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा, ओपन एंडेड क्लासेस, उस टाइप का नाम दिया जाता है ओपन एंडेड क्लासेस। इतना ही था इसमें। एंड फिर आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होता है लाइफ में। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या, क्यूमुलेटिव तुमने सुना रहेगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन करते सब, अरे क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब जो पढ़ा उसको पढ़ो, फिर जितना पढ़ा था उसको और इसको ये फिर से कल पढ़ो, फिर पहले दिन दूसरे दिन और तीसरे दिन जो पढ़ा वो फिर से पढ़ो, फिर 1 2 3 4 जितनी पढ़ेगी वो सब फिर से पढ़ो। तो ये सब क्या होता है क्यूमुलेटिव, पहले को छोड़ेंगे नहीं, मतलब क्या, देखो क्यूमुलेटिव में दो टाइप आते हैं, एक आता है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। अब लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, सपोज फ्रीक्वेंसी दिया तुमको 3 4 6 4 10, तो अभी इसका हमको क्या निकालना है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, तो ये 3 एज इट इज जाएगा, करेक्ट है। एंड इस 3 में इस 4 को ऐड कर दो, इस 4 को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा 3 + 4, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, इस 7 में इस 6 को ऐड कर दो, हम वो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 6 + 7 इज 13। समझ में आ रहा, ये हम क्या निकाल रहे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे लेस देन टाइप का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर 13 में क्या होगा, ये 4 ऐड होगा और ये बन जाएगा फिर आगे दैट इज 17, 17 में 10 ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा अपना दैट इज 27, तो 27 इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय लेस देन टाइप। वैसे समझ में आया, तो ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मोर देन टाइप से कैलकुलेट करना है, दोनों सेम आना चाहिए, मोर देन टाइप का अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ तो मोर देन टाइप कैसे होगा, सेम एग्जांपल लेते हैं, सपोज था 3 4 6 4 10, अगर ये मुझे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ इसका मुझे निकालना है क्यूमुलेटिव, तो मैं उल्टा काम करूंगा, क्या करूंगा, पहले मैं सबसे जाके नीचे से स्टार्ट करूंगा, 10 लिखूंगा, 10 में मैं 4 ऐड करूंगा, वहाँ पे मैं लिखूंगा फिर 14, 14 में 6 ऐड करूंगा, वहाँ पे मैं लिखूंगा 20, 20 में 4 ऐड करूंगा, उसको बोलूंगा 24, 24 में 3 ऐड करूंगा, उसको लिखूंगा 27। देखो दोनों आंसर्स मैच हो गए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय मोर देन टाइप और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय लेस देन टाइप बोथ आर सेम, निकालते आना चाहिए कि लेस देन टाइप में ऊपर से जाओ, मोर देन टाइप में नीचे से चले जाओ, एक ही बात है। ऑप्शन को समझ में आ रहा है, क्यूमुलेटिव करेक्ट है। एंड इसमें बस अभी लास्ट टर्म बचा है, इसके बाद यकीन मानो चैप्टर खत्म। चैप्टर कितने मार्क्स के लिए, चैप्टर में थियरी बहुत सिंपल, चैप्टर कितने मार्क्स के लिए याद है क्या, देखो जूम करके देखो, चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है, चैप्टर 8 10 12 मार्क्स के लिए आएगा इस चैप्टर में से, और थियरी आने वाली है, जहाँ पे हमने थियरी आज मजाक में पढ़ भी लिया कि क्या होता है स्टेटिस्टिक्स, उसके बाद देखा हमने क्या होता है डेटा का टाइप्स, देन टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमने देखा ये इसके कुछ टर्म्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ टर्म्स अभी तक पढ़े हमने। अभी इसमें आता ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें अगर फर्स्ट में बना रहा हूं तो उसमें आता है दैट इज हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम इज द टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, ग्राफ सिमिलर टाइप का बनेगा. ठीक है, ग्राफ तो एज इट इज बनेगा, बार ग्राफ बनेगा, जहां पर बार ग्राफ में क्या होता है, बस बार ग्राफ में हम बार्स को कनेक्ट नहीं करते. यहाँ पे ये जो बार्स है दे आर कनेक्टेड, मीन्स देर इज नो गैप बिटवीन दी बार्स. तो देर इज नो गैप बिटवीन दी बार्स, उसको हम बोलते हैं दैट इज हिस्टोग्राम. इसी को नाम दिया जाता है हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में क्या पढ़ना है, जब ये कौन सा टाइप है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बस इतना ही समझना है. करेक्ट है. इसमें सेकंड आता है दैट इज, सेकंड का नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया कैसे जाता, ये देखो, ये तो हुआ तुम्हारा ग्राफ, ये तुमने ग्राफ बना दिया. करेक्ट है. इस ग्राफ को तुमने शेडिंग कर दिया अच्छे से, अब थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा. अब हम क्या करेंगे, ग्राफ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके सेंटर पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे. उसके सेंटर पॉइंट्स को लेके, देखो ये इसके सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये और ये, इनको जब हम ड्रॉ करेंगे विथ लाइन, इनको जब हम ड्रॉ करेंगे विथ अ लाइन, तो लाइन से जब हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने इसको ऐसा कनेक्ट किया और ये इसको ऐसा कनेक्ट किया, और जब मैं इसको एंड कर दूं, करेक्ट है, जब मैं इसको एंड कर दूं, करेक्ट है, तो इसको मैं नाम क्या दूंगा, इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. हिस्टोग्राम में बस क्या करना है हमको, ऊपर जो डॉट्स है उनको मिड पॉइंट्स जो है उनको हमको एक लाइन से ड्रॉ कर देना है. दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. और लास्ट में आता है इसमें थर्ड, दैट इज ओगिव कर्व. ओजाइव कर्व भी बोलते हैं इसको, पर मोस्टली इसको बोला जाता है ओगिव कर्व. अब ओगिव कर्व में क्या करना है, बस जो हमने यहाँ पे लाइन बनाई है उसको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दो. तो पॉइंट्स ज्वाइंड बाय अ स्मूथ कर्व इज नोन एज ओगिव कर्व. एंड ओगिव कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज लेस देन ओगिव कर्व, फर्स्ट आता है उसमें लेस देन ओगिव कर्व, एंड सेकेंड इसमें आता है मोर देन टाइप ओगिव कर्व. अब लेस देन टाइप ओगिव कर्व में यूज होता लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप में यूज होता मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब ये ग्राफ कैसे बनता है उसका स्टडी तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और है भी नहीं तुमको. ठीक है, तुमको बस ये पता होनी चाहिए ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, हिस्टोग्राम से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से, या तो फिर ओगिव कर्व से. होप सो तुमको समझ में आया. करेक्ट है. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मेरे नोट्स में तुमको कुछ नोट्स दिए हुए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज कौन से इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट क्या है, टेक्सचुअल मेथड. टेक्सचुअल मेथड ज्यादा यूज नहीं होता, लिखा है टेबुलर मेथड इज द बेस्ट मेथड, हमें बताया मैंने वो. देन डायग्रामेटिक मेथड इज मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड है वो. उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टू वेज. स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन जो टू वेज, तुमको बस डायरेक्टली इसको इन शॉर्ट में क्या बोलना सर, इसको रट्टा मारना है इन शॉर्ट. करेक्ट है. तो स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टू वेज. एक होता प्लूरल नाउन, एक होता सिंगुलर नाउन. एक होता प्लूरल नाउन. अब प्लूरल नाउन में तुमको क्या याद रखना है, देखो ये क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तुमको बस ये पढ़ के जाना, एग्जाम में आ सकता है और देखा गया. तो प्लूरल नाउन में क्या है, प्लूरल नाउन में बोला जाता इन दिस स्टैटिस्टिक्स इज रिफर्ड टू डेटा क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. तो इसमें हम क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी का यूज करेंगे, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्लूरल नाउन. सेकंड आता है सिंगुलर नाउन. सेकंड आता है सिंगुलर नाउन. अब सिंगुलर नाउन मतलब क्या, इन दिस केस स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज साइंटिफिक मेथड. इसमें बस इसको क्या नाम दे देना है, साइंटिफिक मेथड नाम दे दिया तो इसे वो बन जाएगा साइंटिफिक मेथड. उसको हम नाम दे देंगे सिंगुलर नाउन. देखो ये चीजें जितना डीप में जाना चाहिए मैं उतना डीप में जाता हूँ और जितना नहीं तो फिर उतना बेसिक क्या है उतना बेसिक पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए. करेक्ट है. प्लूरल नाउन क्यों बोला गया है, क्योंकि क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी का यूज किया जाता. सिंगुलर नाउन क्यों, सिंगुलर नाउन का डेफिनेशन क्या बनता, जब साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता. देन उसमें आता है रेफरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अर्थशास्त्र बाय कौटिल्यज. देखना अभी मतलब ही क्या, इसके स्टार्टिंग में नोट्स के स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे देखना स्टैटिस्टिक्स को लैटिन में क्या बोला जाता है, स्टैटिस्टिक्स को लैटिन में क्या बोला जाता, ये सब चीजें तुमको एग्जाम में आती है. देखो अब ये एकदम
मतलब कुछ भी बिना मतलब की चीज़ें हैं, पर एग्जाम में आई है इसलिए ये करवा रहा हूँ, और ये करवाना ज़रूरी, करना भी ज़रूरी। लैटिन में इसको बोला जाता है स्टेटस, स्टैटिस्टिक्स को लैटिन में बोला जाता है स्टेटस, एंड उसको इटालियन में बोला जाता है, इटालियन में इसको बोला जाता है स्टैटिस्टा, इसको बोला जाता है स्टैटिस्टा। देन उसको बोला जाता है जर्मन में स्टैटिस्टिक, जर्मन में उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक, TIK, स्टैटिस्टिक। एंड फ्रेंच में बोला जाता है स्टैटिस्टिक्यू, इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्यू, मतलब फ्रेंच में इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्यू। करेक्ट है, ये अभी तुमको एग्जाम में आएगा। द स्टैटिस्टिक्स इन लैटिन इज नोन एज, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ये 4 ऑप्शन आ सकते हैं, तो क्या देंगे हम स्टेटस, इटालियन में स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्यू। करेक्ट है। और फिर अभी इसमें लास्ट में ये देखना, एमसीक्यू के पहले तो दिया है रेफरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन अर्थशास्त्र इज गिवन बाय कौटिल्यस, करेक्ट है, एंड रिकॉर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन आइन ए अकबरी बाय अबू फजी। ये 2 नाम याद रख लो, अभी तुमको जैसे भी याद रखना है याद रख लो, ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो इसी के साथ अपना स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज बाकी, वो अभी चरण देख लेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि क्या है न्यूमेरिकल बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, इस कैलसी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन सोचो, और फिर ऑप्शंस में जाके देखो। कभी भी याद रखना, थियरी टाइप्स क्वेश्चंस में कभी भी डायरेक्टली पहले ऑप्शंस देख लिए तो तुम गड़बड़ जाओगे। मतलब क्या करना है, द रो हेडिंग इज ऑल्सो नोन एज, द रो हेडिंग इज ऑल्सो नोन एज, रो की जो हेडिंग है, रो की हेडिंग टेबुलर फॉर्मेट में आती, उसको हमने नाम दिया था कैप्शंस। याद आया किसी को? नहीं याद आया तो फिर जब जाके ऑप्शंस देखना है, पहले ऑप्शन करेक्ट क्या होगा वो सोचो, उसके बाद ऑप्शंस जाके चेक करो, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद मतलब क्या, टेबल बनाया था, एक सिंपल जल्दी से बता देता हूँ, किसी को याद नहीं आता तो, टेबल बनाया था, टेबल में ऊपर जो हेडिंग दिया था इसको हमने नाम दिया था कैप्शन, करेक्ट है, और वही उन्होंने पूछा है, और यहाँ पे नाम दिया था इसको स्टब्स, करेक्ट है। ऊपर आता है टेबल नंबर, देन टाइटल, देन हेड नोट, देन नीचे आता है फुट नोट, एंड यहाँ पे आता है सोर्स। होप से याद आ गया। तो कैप्शन, तो रो हेडिंग, अब ये रो की हेडिंग है, मतलब इसको नाम क्या दिया था, कैप्शन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ all relative frequencies, sum total of all relative frequencies in a sample is equal to, relative frequency का टोटल कितना आता है, always equals to 1, always equals to 1। अब अगर तुमने डायरेक्टली ऑप्शन में जाके देखा, तुमको लगा था सर 0 है या 1 है, कंफ्यूज हो गया, अभी नहीं हो रही क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा है, एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज हो गए, तो पहले इसका ऑप्शन सोचो दिमाग में, फिर जाके ऑप्शंस चेक करो, पहले आंसर सोचो फिर जाके चेक करो। ऑप्शन नंबर सी बताया था अभी जस्ट। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बोलो पहले, सबसे पहले तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। याद आया, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी क्या मिलता, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टैटिस्टिक्स हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड कहां से, लैटिन वर्ड बोले तो स्टेटस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखा जल्दी हो रहा, 2 मिनट भी लगेगा, अभी खत्म भी हो जाएंगे सब एमसीक्यूज। एमसीक्यूज इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे, जो भी थ्योरी मैंने लिखी हुई है नोट्स में, जो थ्योरी मैंने समझाई उसी को बस एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया तो उसके एमसीक्यूज जनरेट होते। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी एमसीक्यूज लिए, तुमको कंसेप्ट समझा दिया। अब तुम यहाँ से कितने भी स्टैटिस्टिक्स के इस चैप्टर कितने भी एमसीक्यूज उठा लो, तुमको आसानी से सॉल्व करते आ जाएगा वो। अब ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज, एट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटीन्यूअस वेरिएबल है। एट्रीब्यूट बोले तो क्या था, क्वालिटेटिव डेटा। अब ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज गुड या तो बैड, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे 10 हैबिट, उसका ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज 10, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज 5, ही इज नंबर 1, ऐसा नहीं लिखते। हम क्या बोलेंगे, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज गुड और ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ द पर्सन इज बैड। तो उसको क्या क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी मतलब ही क्या नाम दिया था उसको, एट्रीब्यूट। ऑप्शन नंबर ए। 5th, क्लास मार्क। क्लास मार्क मैंने बताना भूल गया, क्लास मार्क को ही दूसरा नाम देता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने कैसे निकाला था, 10 और 20 का क्लास था, इसका मिड पॉइंट क्या किया था, 20 + 10 अपॉन 2, मतलब ये 15 आया था, ये उसको बोला था मिड पॉइंट, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है क्लास मार्क। क्लास मार्क इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ऑप्शन नंबर ए। विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल इज, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या रहती है, विड्थ मतलब ही
20, ये 10, तो क्या करते 20 माइनस 10 करते थे तो क्या मिलता था विड, मतलब ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, यस मिड पॉइंट ऑफ अपर नहीं गलत, एंड 3/4 ऑफ डिफरेंस नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, डिफरेंस बिटवीन दी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, करेक्ट है, यह था विड्थ। देन डेटा अरेंज्ड रीजन वाइज, रीजन बोले तो एरिया वाइज, एरिया वाइज डेटा कौन सा मिलता है, ज्योग्राफिकल डेटा, सिर्फ जाके ज्योग्राफिकल डेटा कहाँ पे लिखा है उस पर जाके टिक करो, बाकी ऑप्शंस पढ़ो, करेक्ट है। देन अच्छा इसमें अभी नाम दिया है रीजनल डेटा, लोकल डेटा, तो इसको हम रीजनल डेटा भी बोल सकते हैं, लोकल डेटा भी बोल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टिक करना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मोस्टली ये ज्योग्राफिकल डेटा ही है, ये ऑप्शन, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि कोई लोग बोलते भी है कोई लोग नहीं भी बोलते, इसका दूसरा नाम है भी नहीं भी, तो बाय डिफॉल्ट याद रखो ज्योग्राफिकल डेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव डेटा, सैलरी क्वालिटेटिव है क्या, नहीं, सैलरी हमको काउंट करते आती है, करेक्ट है ना, काउंट करते ही खत्म हो जाती है सैलरी। देन प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हम मेजर करते आता, गिनते आता कितना प्रॉफिट हुआ, वेट, वेट भी गिनते आता। देन ड्रिंकिंग हैबिट, ये क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था वही हो गया, ड्रिंकिंग हैबिट इज द क्वालिटेटिव डेटा, गुड या तो बैड, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, स्लीपिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज, स्लीपिंग इज द हैबिट, स्लीपिंग थोड़ी मेजर करेंगे, स्लीपिंग इज द हैबिट, स्लीपिंग हैबिट इज एन एट्रीब्यूट, मतलब इसको नाम दिया क्वालिटेटिव डेटा, एन एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 10, वेट ऑफ पर्सन, वेट ऑफ पर्सन गिन सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं, उसका नाम क्वांटिटेटिव या तो वेरिएबल या तो वेरिएट, अब क्या क्या है, क्वांटिटेटिव मतलब वेरिएबल या तो वेरिएट या तो सी, ऑप्शन नंबर सी। एट्रीब्यूट जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ए और बी, एंड बोथ ए एंड बी, ऑफ कोर्स बोथ ए एंड बी, स्टैटिस्टिक्स दोनों भी डेटा कलेक्ट करता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा। नेशनलिटी ऑफ स्टूडेंट, एग्जांपल बताया था मैंने, नेशनलिटी कैसी है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, इट इज ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव, दैट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। एनुअल इनकम ऑफ पर्सन, एनुअल इनकम गिनते आता, इसलिए वो क्या है, एट्रीब्यूट नहीं है। कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, डिस्क्रीट वेरिएबल भी, एनुअल इनकम जो है डिस्क्रीट वेरिएबल है, ऑप्शन नंबर सी, एनुअल इनकम डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब क्या, डिस्क्रीट वेरिएबल एक वैल्यू के लिए, एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू, करेक्ट है, तो एनुअल इनकम एक वैल्यू मिल जाएगा उसका। देन 14, द बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बेस्ट मेथड कौन सा है, टेबुलर मेथड, बेस्ट मेथड इज टेबुलर मेथड, अट्रैक्टिव मेथड इज डायग्रामेटिक, एंड डल मेथड इज टेक्सचुअल मेथड, याद आया। देन हिडन ट्रेंड इफ एनी कैन बी नोटिस्ड इन, मतलब हिडन ट्रेंड इफ एनी कैन बी नोटिस्ड इन डायग्रामेटिक, डायग्राम ऐसा अगर कुछ बना है तो डायग्राम में जब हम छोटा सा पॉइंट भी नीचे गिरा तो वो पॉइंट डायग्राम में दिखाई देता है, डायग्राम में जल्दी से, क्या हिडन ट्रेंड कैन बी नोटिस्ड, जल्दी से नोटिस हो जाता कि ग्राफ ऐसे क्यों हो गया, तो ये जो हुआ कुछ तो भी यहाँ पे गड़बड़ हुआ, मतलब हिडन ट्रेंड हमको मिल गया, कुछ तो भी यहाँ पे गड़बड़ हुआ, डायग्रामेटिक। 16th, द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द क्लास इंटरवल इज, क्या होता है, क्लास वैल्यू भी होता है, सॉरी क्लास मार्क भी होता है, मिड वैल्यू भी, मतलब बोथ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए एंड बी, करेक्ट है, बोथ। Consecutive rectangles in dash have no space in between, consecutive rectangles in dash, मतलब ऑप्शन देखो अभी यहाँ पे, पाई चार्ट में रेक्टेंगल्स नहीं, बार चार्ट में रेक्टेंगल्स आते हैं, तो बार चार्ट में हम रेक्टेंगल्स कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये ऐसा, ये बार चार्ट हुआ, करेक्ट है। अब हिस्टोग्राम में क्या होगा, हिस्टोग्राम ये इस तरह से बन जाएगा, करेक्ट है, नो बिट, तो अभी वही पूछा है कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स, मतलब जो हम ग्राफ बनाते हैं वो रेक्टेंगल्स का यूज करके बनाते हैं, रेक्टेंगल्स हैव नो स्पेस, नो स्पेस के लिए क्या होता है, हिस्टोग्राम, जहाँ पे रेक्टेंगल्स के बीच में स्पेस नहीं है तो उसका नाम दे दिया हिस्टोग्राम, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोग्राम, या तो ओगिव या तो बोथ या तो नन, इसको बोला जाएगा ओगिव कर्व, ओगिव कर्व यहाँ पे पढ़ लो ये, जब, क्योंकि तुमको मैंने यही नहीं सिखाया कि ओगिव कर्व बनाते कैसे, तो ओगिव कर्व बनाते कैसे उसमें पढ़ के भी मतलब नहीं है, तो टाइम वेस्ट क्यों करें, जो पढ़ना है उतना डिटेल पढ़ो, जो पढ़ रहे सर वही नहीं पढ़ा जा रहा, एक्स्ट्रा कहाँ पढ़ोगे आप, करेक्ट है, नहीं पर जितना लगता है हम उतना डेफिनेटली पढ़ते हैं, जितना प्रैक्टिकल लाइफ में जितना यूज़ है, मैं
बताया भी था मैंने, जितना हमें लगता है उतना हम पढ़ते हैं। चाहे तो कुछ चीज़ें हम छोड़ देंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं हो, पर हमको जो चीज़ें लगती है वो एग्जाम में नहीं हो तो भी हम उसको पढ़ते हैं। करेक्ट है। इसी के साथ अपने सभी एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद चैप्टर का कंसेप्ट, होप सो सबको कंसेप्ट बहुत आसानी से याद हो गया, समझ में आ गया। इसी के साथ हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।